इसके पिछले एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी कि कैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ साथ केंद्र की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और कैसे हिंदुओं के हित की बातों को मुख्य धारा में लाने के लिए तत्कालीन आरएसएस प्रमुख की सलाह पर नई राजनीतिक दल जनसंघ का गठन किया और अब बात उससे आगे की। जनसंघ के गठन के बाद देश में साल 1952 में पहला आम चुनाव होता है। पहले चुनाव में ही जनसंघ 3 सीटें जीत गई। पार्टी को 3.07% मत प्राप्त हुए और उसको मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो गया। इस 3 सदस्यों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो बंगाल से जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। उस वक्त तक डॉक्टर मुखर्जी नेहरू की गलत नीतियों का मुखर विरोध का चेहरा बन चुके थे। डॉक्टर मुखर्जी और नेहरू के बीच सदन में बहस का एक बहुत दिलचस्प वाकया भी है जो हम आपको बताते हैं। सदन में बहस के दौरान नेहरू ने एक बार डॉक्टर मुखर्जी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, आई विल क्रश जनसंघ। इस पर डॉक्टर मुखर्जी ने तुरंत जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जवाब में कि आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटालिटी। बंगाल की राजनीति से होते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती से दस्तक दे चुके थे। दूसरी तरफ भारत के विभाजन के बाद कश्मीर का मुद्दा दिनों दिन समस्या बनता जा रहा था। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाने के पक्ष में थे, यानी कि वो लगातार एक देश दो विधान दो प्रधान दो निशान के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने का विरोध करना शुरू किया और उसको लेकर एक नारा भी दिया जो अब तक बीजेपी के कोर नारों में से एक है कि एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन वेबसाइट पर छपे एक लेख में कश्मीर को लेकर डॉक्टर मुखर्जी के नजरिए को विस्तार से समझाते हुए लिखा गया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ बोलने के लिए कश्मीर के विशेष प्रावधान देने का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उस दिशा में प्रयास कर रहे थे कि इस तरह की दोहरी नीतियों को तत्काल सरकार समाप्त कर दे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर संविधान पूरे देश के लिए अच्छा है तो कश्मीर के लिए अलग से प्रावधान क्यों? यह प्रावधान कश्मीर को भारत से दूर करेगा और जम्मू एवं लद्दाख के लोगों के साथ भी धोखा होगा जो पूरा विलय चाहते हैं। स्वतंत्र भारत में कश्मीर के अंदर प्रवेश पाने के लिए परमिट लेकर जाना अनिवार्य कर दिया गया था। अपने ही देश में किसी भाग में जाने के लिए परमिट लेने के खिलाफ डॉक्टर मुखर्जी ने आंदोलन छेड़ दिया। साल 1953 मई का महीना, कश्मीर का मामला तब पूरी तरह से गर्मा चुका था। जनसंघ ने कश्मीर को मिलने वाले विशेष प्रावधान के खिलाफ गोलबंदी करनी शुरू की तो जनता का साथ मिलना शुरू हो गया। कश्मीर को मिले इसी प्रावधान का विरोध करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाकायदा ऐलान करते हुए बिना किसी परमिट के कश्मीर जाने की बात कह दी। इसके बाद वो दिल्ली से कश्मीर के लिए रवाना हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट के मुताबिक 11 मई को जब डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के वक्त का भी एक बहुत दिलचस्प प्रसंग है जो हम आपको आगे बता रहे हैं। जब डॉक्टर मुखर्जी को कश्मीर में गिरफ्तार किया गया तो उस समय उनके साथ युवा पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, वो मौजूद थे। डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, क्या कहते हैं सुनिए। वाजपेयी, जाओ और देशवासियों से कह दो कि मैं कश्मीर पहुंच गया हूं और वो भी बिना परमिट के। कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश के कारण उनको श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया। उनके साथ ही गुरुदत्त और तेख चंद शर्मा भी थे। वहीं नजरबंदी के दौरान डॉक्टर मुखर्जी की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई।
बताया जाता है कि उन्हें दिल में तकलीफ महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें 22 जून को पास के ही नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी की तबीयत लगातार खराब होती चली गई और गिरफ्तारी के महज 40 दिन बाद ही स्वस्थ मुखर्जी 23 जून 1953 की सुबह जो है उन्होंने आखिरी सांस ली। इसी तारीख को उनकी मृत्यु की खबर पूरे देश को मिली। उनके मृत्यु को लेकर कई तरह के सवाल उठे, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी आधिकारिक जांच के जरिए नहीं दिया गया। तत्कालीन पीएम नेहरू ने उनकी मृत्यु पर दुख तो जताया, लेकिन उनके मृत्यु में उनको किसी तरह का संदेह नहीं दिखा। उनकी मृत्यु की जांच की जो मांग हो रही थी उसे उन्होंने ठुकरा दिया। डॉक्टर मुखर्जी के मृत्यु के बाद जनसंघ की नीतियां और अधिक साफ हो गई। उन्होंने अपना एक दृढ़ निश्चयी नेता खो दिया था, एक राष्ट्रवादी बेटा खो दिया था। जिस कश्मीर के लिए डॉक्टर मुखर्जी तक ने अपनी जान गंवा दी, उस कश्मीर और बल्कि पूरे देश के स्तर पर जनसंघ ने राष्ट्रहित, देश हित को सर्वप्रथम रखते हुए अपने संघर्षों को मजबूत करने का काम किया। जनसंघ की इस नीयत से प्रभावित होकर लोगों का जुड़ा जो था वो जारी रहा। संघ भी अपनी जमीन को मजबूत बनाने के काम में जुटा रहा और उसका विस्तार होता रहा। जनसंघ ने कई चुनाव लड़े और उसका वोट प्रतिशत 3.7% से 7.36% के बीच रहा। 1967 में 9 राज्यों में कांग्रेस सत्ता विहीन हुई और मिलीजुली सरकार बनी। जनसंघ भी न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर मिलीजुली सरकारों के में जो है वो सहयोगी बन गए। दूसरी तरफ डॉक्टर मुखर्जी के बंगाल में, जहां से क्रांति के कई विचारकों ने जन्म लिया, देश के आंदोलनों को कई दिशा मिली, वही बंगाल 1967 से 1980 के बीच खून से लथपथ रहा। हिंसक नक्सलवाद, कई तरह के संकट, हड़ताल, चेचक प्रकोप और बांग्लादेश का निर्माण, इन सब की वजह से बंगाल लगभग लड़खड़ा सा गया। देश की प्रगति से बंगाल की गति जो थी वो धीमी पड़ गई। उधर राष्ट्रीय स्तर पर कई चीजें एक साथ घटित होने लगी। जयप्रकाश नारायण का छात्र आंदोलन में नेतृत्व देना, इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद न्यायालय के न्यायाधीश जगन मोहन सिन्हा का फैसला, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया जाना और उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना, जिसके बाद 25 जून को 1975 में देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई। राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर देना, मीसा कानून का दुरुपयोग, संघ पर प्रतिबंध लगाना, न्यायालयों पर दबाव पैदा करने का काम होता रहा। लेकिन साल 1977 में शुरुआत में इंदिरा गांधी ने दोबारा से चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कई बड़े चेहरों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। जनसंघ भी जनता पार्टी में जा मिला और लोकसभा चुनाव लड़ गया। चुनाव में जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन कुछ घटकों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संबंधों को लेकर जनसंघ से आए सदस्यों के बारे में दोहरी सदस्यता का प्रश्न खड़ा कर दिया। इसके बाद जनसंघ इस विषय को लेकर जनता पार्टी से बाहर आ गया और फिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक नए राजनीतिक दल का गठन हुआ, एक नया राजनीतिक दल का उदय हुआ। अब आगे की कहानी में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सफर तय किया, पश्चिम बंगाल में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ, किस तरह से संघ ने पूरे देश में अपने काम का विस्तार किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने संघ के प्रति अपनी समर्पण की भावना जताई। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।